बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या हैं? स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज Scalars are physical quantities which can be completely specified by just mentioning the magnitude along with units. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, और इसकी ब्रीफ डेफिनेशन है कि स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली. Scalars are quantities which have magnitude only. ये इसका ब्रीफ सी डेफिनेशन है, which have magnitude only. ठीक है. वेक्टर्स, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स की फहरिस्त बहुत ज्यादा है. ठीक है. लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, energy, all kinds of energies, power, all kinds of power, energies, power, pressure, density, temperature, current, potential difference, resistance, resistivity, wavelength, frequency, specific heat capacity, count rate in the radioactive decay, half life. ये सब जो हैं स्केलर्स की एग्जांपल्स हैं. वेक्टर्स क्या चीज होती है? वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज Vectors are physical quantities which require mention of magnitude along with units and mention of direction. For complete specification. ये तो जनाब इसकी डेफिनेशन है, जो ए स्टार वाली डेफिनेशन है, डिस्टिंक्शन वाली डेफिनेशन है. मगर आप इसको ब्रीफली भी लिख सकते हैं. ब्रीफ डेफिनेशन इसकी ये है कि वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. Vectors have magnitude and direction both. और ये चीज जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है वेक्टर्स की? जिस तरह आपको पता है, फर्ज करें कि अगर आप एक जहाज जो है वो एक एयरपोर्ट से उड़ता है और थोड़ी देर बाद पायलट ऐलान करता है कि जी हम एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर हैं, तो उसको डायरेक्शन भी बतानी चाहिए कि हम 50 किलोमीटर ड्यू ईस्ट दूर हैं, ताकि पैसेंजर्स के पास एक आइडिया हो जाए कि हम ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं. तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, यानी आप एक पॉइंट से कितनी दूर गए हैं,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यू हैव टू स्पेसिफिकली टेल कि आप किस डायरेक्शन में गए हैं, वरना फायदा कोई नहीं होता खाली ये बता देने के जी कि आप एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है। तो अगर 50 किलोमीटर दूर है तो वो किसी भी जगह हो सकती है। मसलन अगर पायलट सिर्फ ये अनाउंस करे कि वो एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है, तो फिर इस पूरी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है, इधर भी, 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 किसी भी जगह हो सकती है। तो जो एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स की वो मैं लिख देता हूं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स वो कौन कौन सी हैं जनाब? सबसे पहली है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी है जी वेलोसिटी। आप अपने ओ लेवल के नॉलेज से जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जी एक्सेलरेशन। चौथे नंबर पर है ऑल काइंड्स ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स जो है आपको पता है कि वेट भी फोर्स है, तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पांचवा पॉइंट है जनाब मोमेंटम। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट आर्म भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मुमकिन आपके जहन में हो कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, लेकिन सरे दस्त अभी हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन होती है, या उसकी हमने एक डायरेक्शनल सेंस खुद ही बना ली है। उसके अलावा ये है मोमेंट आर्म। और आठवां पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि ये चीजें बात आ गई समझ के जी, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स ये हैं। अब आ जाते हैं जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है ना। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जिस तरह ये आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर देते यूं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, by an arrow whose length according to some scale whose length according to some scale indicates magnitude of that physical quantity. And orientation of the vector gives you the velocity. Orientation of the vector gives you the velocity. Orientation यानी जिस तरफ वो orient ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है. Orientation tells you the direction. I'm sorry, मेरे मुंह से मेरा ख्याल लफ्ज velocity निकल गया. Orientation of the vector tells you, gives you, or tells you the direction of the quantity. For example, मैं मिसाल देता हूं आपको। तो कहता जी कि a displacement of डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। a displacement of 30 किलोमीटर due east, a vector a displacement of 30 किलोमीटर due east। तो सबसे पहले तो आप एक स्केल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक स्केल डिफाइन करेंगे। समझे, आप कहते हैं जी 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
अब 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के मुताबिक आप जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने यहाँ निशान बनाना है कि ये ऊपर नॉर्थ है। पेपर पे आपको पता है हमेशा आप ऊपर नॉर्थ बनाते हैं, राइट पे ईस्ट है, और यहाँ पर आपने ईस्ट की डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर का वेक्टर बना दिया। अगर अब आपने इसको एरो नहीं लगाया तो इस वेक्टर की कोई हैसियत नहीं, आपको बताना है कि ये इसकी डायरेक्शन यूं करके। तो इस तरह से आपने वो 6 सेंटीमीटर की लेंथ बना देनी है, और उसके साथ उसका जो नाम है क्वांटिटी का वो भी लिखना है कि ये एस को रिप्रेजेंट करती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है कि नहीं। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इस तरह से ये चीज इस तरह से है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला जो पॉइंट है हमने डिस्कस करना वो है जी, अच्छा पेपर के ऊपर ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है, और पेपर पे ये चीज वर्टिकल भी होती है। आपको पता है वर्टिकल इस तरह की मोशन होती है, यानी ये मेरी दोनों आंखें हैं, ये बंदे की दो की आंखें हैं, तो जो लाइन उसकी आंखों को ज्वाइन परपेंडिकुलर हो, उसकी आंखों के बीच में हो, या ऐसे हो वो वर्टिकल कहलाती, और जो उसकी दोनों आंखों के साथ इस तरह से करे वो हॉरिजॉन्टल होती। तो ये चीज हॉरिजॉन्टल है। आपके कमरे में जो फर्श है वो हॉरिजॉन्टल है, छत हॉरिजॉन्टल है, दीवारें वर्टिकल है। जो चीज नीचे गिर रही होती है, जो चीज ऐसे नीचे गिर रही, सिंपल गिर रही होती है, वो वर्टिकल होती है, ठीक है कि नहीं। जब एरोप्लेन जो है रनवे पे भागता है तो उस वक्त वो एक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा होता है। उसके बाद जब वो ऊपर उठता है ये मोशन ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल। उसके बाद फिर दोबारा जब ऐसे उड़ना शुरू करता है एक खास अल्टीट्यूड पर, तो फिर हॉरिजॉन्टल मोशन शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह की चीजें, जो दीवार है उसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं, और फर्श को हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कहते हैं। छत भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और दीवारें वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चीज देखें कि अगर वो कहे कि अ वेलोसिटी v1 of 20 मीटर पर सेकेंड 40 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, इसको आप पेपर पे कैसे जाहिर करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि आपके नजदीक ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इस पे आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट उठा लें, ये वाला, और यहां से प्रोटेक्टर रखें, यूं 40 डिग्री मार्क करें, ठीक। उसके बाद आप कोई स्केल चुन लें। स्केल आप फर्ज करें, अगर आप स्केल चुनते हैं 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसमें फिर पूछें क्या होगा। अगर आपने ये स्केल चुना तो 20 डिवाइडेड बाय 10 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आपको वेक्टर सिर्फ आपका 2 सेंटीमीटर का वेक्टर होगा। ये कोई अच्छा स्केल नहीं है, ठीक है कि नहीं। और अगर आपने फर्ज करें ये स्केल चुना 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आपको ये बात पता है कि फिर आपकी जो डायरेक्शन है वो आपको 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और मुमकिन है वो 20 सेंटीमीटर आपके पेपर से बाहर चली जाए। ये दोनों स्केल अच्छे नहीं। ना ऐसा स्केल होना चाहिए कि जो आपकी ड्रॉन लाइन है वो छोटी हो, और ना ही ऐसा स्केल होना चाहिए कि लाइन इतनी बड़ी हो कि पेपर से भी बाहर जा रही है। तो मैंने वैसे 20 सेंटीमीटर बना दिया, लेकिन आपको पता है कि जब आप एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर बनाएंगे तो वो पेपर से काफी बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको एक डिसेंट स्केल चुनना चाहिए, और डिसेंट स्केल इस केस में क्या है, आई थिंक 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इससे फिर क्या होगा, 20 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर की लाइनें जो हैं वो अच्छे स्केल होते हैं। अब ये चीज देखें आप, इस तरह से है, यहां से आप पॉइंट कोई रेफरेंस चुन लें और यूं आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें, उसके साथ v1 लिखें और उसकी मैग्नीट्यूड लिखें 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल मार्क करें कि ये 40 डिग्री है। ये आपने अगर टू द स्केल डायग्राम बनानी है तो प्रोटेक्टर से ये वाला एंगल मेजर करना है आपने। तो ये आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड की क्या बन गई जनाब, वो बन गई एक लाइन सी बन गई, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें अबव हॉरिजॉन्टल में ये बात क्लियर नहीं है कि वो वेक्टर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। अगर आपने ये वेक्टर ऐसे बना दिया और ये एंगल 40 डिग्री हुआ और ये v1 आपने ऐसे दिखा दी, तो तब भी ठीक है, क्योंकि अबव हॉरिजॉन्टल, खाली अबव हॉरिजॉन्टल कह देने से ये बात क्लियर नहीं है कि इस तरफ है या इस तरफ है। इसके दोनों मतलब लिए जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें, फर्ज करें
आप कहें as the meteor entered the planet Earth, entered the atmosphere of planet Earth. ठीक है, as the meteor entered the atmosphere of planet Earth, it was moving at 200 meter per second, 70 degree with vertical. आपको पता है मीटेओर जो है वो कुछ बातें नहीं लिखी होती एग्जामिनेशन उसमें डिस्क्रिप्शन में, आपने खुद उसको जज करना होता है। अब मीटेओर जब ऊपर से गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये चीज वर्टिकल है। आप यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लगा दें, यहाँ प्रोटेक्टर रखें, ये 70 डिग्री का एंगल बनाएं, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ बनाना है आपने। फिर आप एक स्केल चुन लें, स्केल आप ये चुन सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इससे फिर जो आपका वो आएगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर आएगी, वो 200 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगी। तो आप यहाँ से 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, उसका कोई नाम रख दें कि उसकी वेलोसिटी का नाम हम v2 या v3 या खाली v रखते हैं। तो ये आपका वेक्टर हो गया, उसकी वैल्यू साथ लिख दें और ये एंगल 70 डिग्री का दिखा दें। तो इसे कहते हैं डाइविंग एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद वर्टिकल और मूविंग डाउन। तो ये इस तरह से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शंस आप शो कर सकते हैं। ये तो थी जी वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। अब हम आगे चलते हैं और हमारी जो अगली बात जो हमने पढ़नी है वो है जनाब, क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर एडिशन जो है, इट्स नॉट लाइक ऑर्डिनरी एडिशन। जिस तरह आप कहते हैं ना 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 4 + 7 + 2 इज इक्वल टू 13, ये एक ऑर्डिनरी एडिशन है। वेक्टर एडिशन इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी एडिशन। ऑर्डिनरी एडिशन जो है ऑफ नंबर्स, इट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट। रिजल्टेंट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। रिजल्टेंट इफेक्ट से मुराद क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखें, फर्ज करें आप कहते हैं जी ये मेरा घर था, सुबह मैं अपने घर से निकला, वॉक करता 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 मैं एक जगह गया और मैंने तकरीबन 3000 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 3 किलोमीटर का, और फिर मैं वहां से वापस आ गया और अपने घर आके वापस आ गया, कांस्टेंट स्पीड से वॉक करता गया और फिर वापस आ गया। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो 6000 मीटर है, 6 किलोमीटर है। मगर अगर आपसे कोई पूछे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो इन दो चीज़ों को फिजिक्स इस तरह से जाहिर करेगी कि आपकी एक डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से थी 3000 मीटर की, और आपकी एक डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स वेस्ट थी, एक टुवर्ड्स, अगर हमने डायरेक्शंस ये हैं कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो आपकी एक डिस्प्लेसमेंट 3000 की ईस्ट की तरफ थी और 3000 आपकी एक डिस्प्लेसमेंट वेस्ट की तरफ थी। और इन दोनों की टोटल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है d1 + d2 अगर हम कहें, वो 0 है। इसमें आप देखिए, हालांकि आपने 6 किलोमीटर का फासला तय किया है, मगर वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप जिधर से गए थे उधर ही वापस आ गए हैं, तो आपकी नेट इफेक्ट, आपने अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको आपने नहीं छोड़ा, आप वहां वापस आ चुके हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो रिजल्टेंट इफेक्ट आपका क्या है? वो 0 है। अब इसी चीज को आगे लेके देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे इस पे बात करते हैं। तो गोया जो वेक्टर एडिशन है वो रिजल्टेंट कहलाती है। वेक्टर एडिशन क्या है? रिजल्टेंट से उसका तल्लक। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, और अगली जो हमारी बात है वो क्या है कि हम डिफाइन करें कि रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर होता क्या। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? वेक्टर रिजल्टेंट किसे कहते हैं? बाय रिजल्टेंट ऑफ टू मैनी वेक्टर,
by resultant of vector of two or more vectors, we mean a single vector. We talk a single vector whose effect which produces same effect as all the vectors produce acting together. Same effect when all vectors act together. ठीक है, by resultant vector of two or more vectors, we mean a single vector. We mean a single vector which produces same effect as produced by all vectors. Yeah, as produced by all vectors when they are acting together. As produced by all vectors when they are acting together. ये थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन है. कोई आपसे पूछेगा नहीं कि डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन अगर कोई पूछे तो फिर इसका डेफिनेशन यही है कि बाय रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स वी मीन अ सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट as produced by all vectors acting together. As produced by all vectors acting together. तो ये जनाब आपका इसके बारे में ये चीज है. ठीक है कि नहीं है? हम अब आगे चलते हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है वो देखें. वो क्या, ये चीज देखें कि फर्ज करें ये कोई बग्गी है, कोई कार्ट है, इसके आगे घोड़े लगे हुए हैं, 2 घोड़े लगे हुए हैं. मैं अब घोड़े नहीं बनाता. एक घोड़ा इस तरफ को 80 न्यूटन का फोर्स लगाता है, एक घोड़ा इस तरफ को 70 न्यूटन का फोर्स लगाता है. तो जो टोटल फोर्स इस बग्गी पर लगेगा वो क्या होगा, 80 प्लस 70, तो वो मिलकर कितना हो जाता है, 150 न्यूटन. तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया जी, 150 न्यूटन. रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 150 न्यूटन. रिजल्टेंट फोर्स 150 न्यूटन हो जाएगा. ये सिंपलेस्ट केस है जिसमें आप वेक्टर्स को उसी तरह ऐड कर देते हैं जिस तरह से आप ऐड करते हैं नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज को. आगे चलें जनाब. अगला जो पॉइंट है वो क्या है. अब फर्ज करें कि ये कोई बॉक्स है, इसको कोई बंदा इस तरफ को घसीट रहा है कि ये मेरा है, और कोई और बंदा इसे अपनी तरफ घसीट रहा है कि नहीं नहीं ये तो मेरा है, मैंने इसे अपने घर लेके जाना है. जिस तरह फर्ज करेंगे कोई बॉक्स है या जिसपे 2 बच्चे छोटे लड़ रहे हैं और एक उसको अपनी तरफ खींचता है, दूसरा दूसरी अपनी तरफ खींचता है, और इन दोनों के दरमियान अगर एग्जैक्टली एंगल 180 डिग्री है तो फिर आप सिंपल सब्ट्रैक्शन से इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं. 80 माइनस 70 ये 10 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन एक्चुअली इनका रिजल्टेंट वेक्टर है. और टेक्निकली स्पीकिंग आप ये कहेंगे कि ये इनकी एडिशन से आया. भला किस तरह से, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करेंगे F1 प्लस F2 तो ये 80 माइनस 70 इसलिए हुआ है कि 70 जो है जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. 70 जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस 70 जो कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो कि उलट एक्ट कर रहा है, उल्टी तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन उसको नेगेटिव लिया जाएगा. तो ये एक्चुअली आपने की एडिशन है, यानी इसको आप समझें, आप इसे इस तरह से लें. ये आपने सब्ट्रैक्शन नहीं की, आपने एडिशन की है, और आप कहते हैं जी नेट इफेक्ट जो है वो ईस्ट की तरफ है और उसकी जो डायरेक्शन है वो 10 न्यूटन इस तरह से. अच्छा जी, अब हम अगली बात करते हैं, ये सिंपलेस्ट केसेस थे. ठीक है, फिर आ जाता है जनाब जब वो व्हेन दे आर एक्टिंग एट, अच्छा व्हेन दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री. मिसाल के तौर पे अगर कोई ये ऑब्जेक्ट, मैं एक बंदा है, बल्कि वो ये कहता है जी कि मैं अपने घर से निकला, मैं इस तरफ ट्रेवल करते गया, 80 मीटर में चला अपने लॉन में या अपने सामने सड़क पे, और ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 कहलाई. और उसके बाद वो कहता है जी कि मैं यहाँ से चला और मैं यहाँ से यूं मूव करता करता यूं पहुंचा और मैंने 60 मीटर का फासला तय किया, और ये एंगल 90 डिग्री था उनके बीच में, और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नंबर 2.
तो उसकी वो आप कह सकते हैं कि जो उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ये उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। ये 80 प्लस 60 से नहीं आएगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि जी उसने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल जो किया है वो 140 मीटर किया है, लेकिन ये उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर था, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब आप देखें, ये जनाब 100 मीटर हो गया, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आपने इसको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल ली, और ये पाइथागोरस थ्योरम से आपसे हो गई। अब आगे चलते हैं, ये था जनाब उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी क्या थी जी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम से लगाई। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी उसकी दो डिस्प्लेसमेंट्स थी, उसकी क्या थी, दो डिस्प्लेसमेंट्स थी। एक उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 80 मीटर की, और दूसरी उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 60 मीटर की, और उसकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो यहां चलेगी इस तरह से। ये उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये ज्यादा एरोज में खुद जानबूझ के लगा रहा हूं, जस्ट टू इंडिकेट या जस्ट टू स्ट्रेस कि ये एक्चुअली जो है वो वेक्टर क्वांटिटी या रिजल्टेंट है, ये उनका, बाकी सारों का क्या है, रिजल्टेंट। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये ऐसे जनाब आप इसके बन गए जनाब ये आपके पास। तो अब आगे चलते हैं, अगली जो हमारी बात है वो करते हैं वेक्टर्स की रिजल्टेंट के हवाले से। जो सबसे फेमस रूल है वो है जी हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टू टेल रूल के बारे में हम बात करते हैं। ये देखें, ये एक वेक्टर है, ये इसकी टेल है, और ये इसका हेड है, और दूसरा ये एक और वेक्टर है, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, और ये इस तरह से, और ये एंगल बीच में बेशक 40 डिग्री जो भी एंगल है, ठीक है। तो अब इनको जब आपने ऐड करना हो तो आप पूछें किस तरह से ऐड करते हैं। इस वेक्टर का नाम हम रख लेते हैं v1, इसका नाम हम रख लेते हैं v2। तो हम इसको रीड्रॉ करते हैं ऐसे, और फिर इस फैक्टर को आगे ऐसे ऐसे समझे ड्रैग करके आप आगे ले गए, यहां ले गए, जहां से इसका हेड खत्म होता है वहां से वेक्टर v2 की टेल शुरू कर दिया। तो वो पहले ओरिजिनली यूं था, लेकिन अब आपने उसको रीड्रॉ किया ऐसे, ऐसे रीड्रॉ किया, तो उसका ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री उसके साथ आगे घिसट के आगे चला गया। ये वेक्टर v2 हो गया। देखें ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, जहां इसका हेड खत्म हो रहा है वहां से उसकी टेल शुरू हो रही है, और फिर ये उसका हेड है। और रिजल्टेंट क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, की आपका रिजल्टेंट आ गया। अब आप ये चीज देखें कि ये वाला एंगल जो है ये 140 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है, 140 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो अब आप ये देखें कि ये आपने रिजल्टेंट आपका, अब आप इस पे बेशक इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं और कोसाइन रूल लगाकर भी कर सकते हैं, जो आपने ओ लेवल में पढ़ा था, ठीक है। ग्राफिकली करना है तो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। ग्राफिकली इसको करने का तरीका ये है कि लेट्स से कि आपके सामने एक, ज्यादातर आपको पता है कि फोर्सेस की एडिशन बहुत ज्यादा आती है, बाकी वेक्टर्स की भी एडिशन होती है, लेकिन ज्यादातर वेलोसिटीज की और फोर्सेस की जो है ना ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ये चीज देखें, फर्ज करें कि ये एक इस तरह करके ना, ये एक छोटा सा जो है ना वो रिवर है या छोटा सी ब्रूक है, वो बह रही है पानी की, और इसमें पानी की इस तरफ को जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक स्विमर
इस तरह से स्विम करना चाह रहा है, इस तरह इस डायरेक्शन में स्विम करता है और उसके स्विम करते वक्त उसकी इस तरफ को स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, उसकी वो इस तरफ तो यूं तो जा नहीं सकेगा, ए से उसने बी पे जाना था, वो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा था, लेकिन वाटर की वेलोसिटी उसमें ऐड होगी यूं और वो यहाँ कहीं चला जाएगा, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो यहाँ होगी, वो यहाँ जाके कहीं लैंड करेगा। तो आए देखें इसको हम डील करते हैं। अब हमारे पास फर्ज करें कि ये एंगल जो है ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री या चलें 43 कह लें। मैं इसलिए एंगल चेंज कर रहा हूं कि आप ये ना समझें कि एंगल हमेशा ही 40 डिग्री होता है किसी भी केस में। तो ये हम कर रहे थे। अब देखें इन दोनों वेक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड पानी की स्पीड है, इसको हम v1 कह देते हैं, और ये बंदे की स्पीड है v2 6 मीटर पर सेकेंड, और इनके दरमियान एंगल कितना है 43 डिग्री। अब मुझसे कहा गया जी कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के दिखाएं। क्या निकाल के दिखाएं? रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के दिखाएं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम किस तरह से निकालेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हम जनाब क्या कहते हैं पाइथागोरस उसका रूल ग्राफिकल हम मेथड यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड किस तरह से होगा वो मैं आपको बना देता हूं। वो ये है कि आप सबसे पहले स्केल चुन लें। सबसे पहले क्या कर लें? स्केल चुन लें। स्केल है कि जी 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? अब उसके बाद आप इसको अपने बनाना है, तो आप सबसे पहले 10 सेंटीमीटर ये लंबा वेक्टर आप बनाएं। ये 10 सेंटीमीटर आपने लंबा वेक्टर बना लिया, ये आपका v1 हो गया। ठीक है, आपने ये इसकी टेल, ये इसका हेड है, जहां इसका हेड खत्म हो रहा है वहां से हल्की सी डॉटेड लाइन आगे बना लें। ये बात नोट रखें कि ये लेंथ 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आगे की डॉटेड लाइन आपकी लेंथ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये एरो बाज का लोग इधर बनाते हैं। इधर बनाने का फायदा ये होता है कि आप एक्चुअली बता रहे हैं कि मेरा वेक्टर यहाँ एंड हो रहा है, अगर आप इस तरह से वेक्टर इधर बनाएंगे, लेकिन फिर उसके आगे हल्की सी डॉटेड लाइन आपको जरूर बनानी पड़ती है रेफरेंस के लिए। अब यहां पर आप रखें प्रोटेक्टर ऐसे करके, और यहां से मार्क करें एंगल 43 डिग्री, और यहां लगाएं एक डॉट। जब आपने यहां डॉट लगा दिया तो प्रोटेक्टर को हटा लें। प्रोटेक्टर को हटाकर यहां से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचें और उसके ऊपर एरो जरूर लगाएं। बगैर एरोस के किसी भी वेक्टर की कोई हैसियत नहीं होती। बगैर एरोस के किसी भी वेक्टर की क्या है, कोई हैसियत नहीं होती। तो ये आपका जो है वो v2 बन गया। अब जो है v2 बन गया, तो अब आपका रिजल्टेंट क्या होगा? टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, वो आपका ये बन जाएगा ऐसे। जी, अब आपने इसको, ये एंगल 43 है, ये 137 है, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका रिजल्ट है। आप रूलर से इसकी लेंथ मेजर करें। आप रूलर से इसकी क्या मेजर करें? लेंथ मेजर करें। तो इसकी लेंथ जो है वो जो आ जाएगी, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल, वी डू नॉट नो द आंसर, लेकिन लेट अस सपोज के लेट्स से कि वो आ रही है, आप कह लें 13 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी 13 मीटर पर सेकेंड, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। और ये उसका आप एंगल मेजर कर लें तो आप कहेंगे द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज मेकिंग दिस मच एंगल विद द with the velocity of the water or with x axis, यूं आप कह सकते हैं। तो ये है जी ग्राफिकल मेथड ऑफ मेजरिंग वेलोसिटी। अब इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर्स में, वो बड़े डिफरेंट किस्मों के आए हैं। वो हरगिज उस तरह के नहीं होते जिस तरह के इंसान सोच रहा होता है कि अच्छा ये सर ने तो ऐसे बताया था तो वो शायद उस तरह का हो। अब मसलन ये पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये एक एरोप्लेन जा रहा है और ये उसकी वेलोसिटी, और कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी 230 मीटर पर सेकेंड थी और वो ड्यू नॉर्थ की तरफ वो एरोप्लेन जा रहा था। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी कि अब ये नोट करें कि ये इस वेक्टर की टेल है और ये इस वेक्टर की हेड है, और ये भी नोट करें कि डायग्राम क्या टू द स्केल बनी हुई है कि नहीं। ये बहुत जरूरी होता है कि आप डायग्राम को गौर से देखें कि वो टू द स्केल बनी हुई है कि नहीं। लेट्स से कि वो ये इस तरह करके टेल और हेड यूं बनी हुई है। तो अब आप ये चीज देखो कि अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी, वो फर्ज करें वो कहता जी कि यहां से एक हवा चल रही है। नोट करें आप,
हवा चल रही है और उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, और आप ये नोट करें कि दोनों के हेड्स मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो कहता है जनाब इसे देखकर, अब देखें विंड वेलोसिटी की ये टेल है और ये हेड है उसका, ठीक है कि नहीं। वो कहता है जी कि उस जहाज की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसी होगी, उस जहाज की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसी होगी। तो एक चीज तो ये है कि आप कॉमन सेंस यूज करें। आप कहें कि यार एक जहाज यूं उड़ रहा है, उसको यहां से आकर हवा लगेगी तो वो थोड़ा सा इस तरफ को हो जाएगा और इस तरफ को उड़ेगा, तो ये कॉमन सेंस है। वो आपसे पूछता है किसी के रफ डायग्राम बनाएं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो आप इस कॉमन सेंस के तहत कह सकते हैं कि जी जहाज इस तरफ को जा रहा था और यहाँ से उसको इफेक्ट आया विंड का, तो वो इस तरफ को यूं चला गया, तो ये पॉसिबल उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ को हो सकती है। और एक है कि आप वेक्टोरियल सेंस यूज करते हैं, आप कहते हैं जी कि ये उसकी वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन है इन स्टिल एयर, अगर हवा ना चल रही होती तो वो यूं होता, ये आप कह देते हैं जी कि वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है। इसमें आपने वेलोसिटी ऑफ द विंड ऐड कर दी और उससे जो आया वो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। वो क्या आएगी, आपने कहा ये टेल है, ये हेड है, जहां इसका हेड है वहां अगले की टेल शुरू होनी चाहिए, तो आप इस वेक्टर को उठाकर आगे ले आते हैं, यूं ऐसे ले आते हैं और आगे बना देते हैं यूं करके। ये पहले इसका जहां हेड था आपने इसको शिफ्ट कर दिया, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये टेल हो गई, ये हेड हो गया। तो अब आपने वही 50 मीटर पर सेकेंड ऐसे कर दी, ये टेल ये हेड, और जहां इसका हेड खत्म हो रहा है वहां अगले की टेल शुरू हो रही, और टेल और फिर हेड, और रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी कैसे बनी फिर आपकी टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, तो ये आपके पास ये रिजल्टेंट हो गया, ये आपके पास रिजल्टेंट। और अगर उन्होंने कोई एंगल यहां दिया हुआ है कि ये एंगल 40 डिग्री है, तो यू नो कि फिर ये वाला एंगल भी बाय ज्योमेट्री के ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। इस एंगल इन कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो। अब फर्ज करें अगर वो कहता है जी कि अब आप इसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करें इसको और आप रिजल्टेंट बनाएं, ठीक है कि नहीं। तो आप फिर पहले स्केल चुनेंगे, सबसे पहले आप क्या चुनेंगे जी, स्केल चुन लिया आपने। स्केल आप ऐसे कर लें कि 10 मीटर पर सेकंड को आप ले लें 1 सेंटीमीटर, लेकिन इस तरह, हाँ 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ले लिया आपने, तो आपको ये वाली जो लाइन है ये 23 सेंटीमीटर यूं बनानी पड़ेगी, 23 सेंटीमीटर ये, ठीक है, ये 23 सेंटीमीटर होगी, ठीक है कि नहीं, 23 सेंटीमीटर। भला क्यों, क्योंकि आपने स्केल लिया है 10 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर का, इसकी जो लेंथ बन गई वो 30 मीटर पर 30 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आपने रखना है प्रोटेक्टर, यहां प्रोटेक्टर रखना है, जहां पर आपका ये वाला एंगल 40 डिग्री आ रहा है यहां आपने डॉट लगा लेना है। उसके बाद आपने प्रोटेक्टर हटानी है और यहां से ये इसका वेक्टर यूं है, यहां से आपने 5 सेंटीमीटर की यूं लाइन खींचनी है, 5 सेंटीमीटर की, और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द विंड है, और ये बनती रिप्रेजेंट किसे करती है, 50 मीटर पर सेकेंड। ये जनाब टेल है, ये जनाब हेड है, और जहां इसका हेड खत्म हो रहा है वहां से उसकी टेल शुरू हो रही है, और ये फिर दूसरा हेड है। और अब आपने जो रिजल्टेंट निकालना है वो क्या करना है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। आपने इसको रूलर से इसकी लेंथ मेजर करनी है, लेट्स से, अभी मुझे पता नहीं है लेकिन लेट्स से कि इसकी वैल्यू आती है 19 से आ जाती है, लेट्स से 20 सेंटीमीटर आ जाती है। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा 20 इंटू 10 से वो 200 मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी। और ये आप एंगल मेजर करेंगे, आप बताएंगे दिस मच एंगल टुवर्ड्स, अगर तो वहां पर नॉर्थ और इस तरह करके बना हुआ है तो आप कहेंगे सो मैनी डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे करके आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आपने इन वेक्टर्स को ऐड करना है। इसी तरह से पेपर में ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में एक क्वेश्चन यूं भी आया हुआ है कि यहां से उसने कहा कि ये एक वेलोसिटी है और वेक्टर की, और फिर एक और भी उसने इसी तरह फिर यूं दिखा दिया। अब जाहिर है आप देखेंगे दोनों के हेड्स जुड़ रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं फिजिक्स को ज्यादा डीपली नहीं सोचते वो एकदम उनकी टेलें मिला देंगे, कहेंगे जी ये रिजल्टेंट है, ये गलत है। अब इसको अगर आप V1 कहते हैं, इसे आप V2 कहते हैं, और ये एंगल भी यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, आपने क्या करना है,
आपने ये कहना है कि जनाब ये V1 बनाई आपने, और जाहिर है कि ऐसे करके वो दूसरा वेक्टर आ रहा है 60 डिग्री पर, आप उसको वहां से उठाएं V2 को और शिफ्ट करें आगे, इस तरह से शिफ्ट करें कि ये जिसकी यहाँ इसकी टेल है, ये इसका हेड है, उसे उठाकर आप यहाँ ले आए ऐसे करके, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये आपका रिजल्टेंट यू बन जाएगा। इस तरह से आपने बनाने हैं। अमूमन जो एग्जाम है उसमें 2 से ज्यादा वेक्टर्स नहीं आते, लेकिन एज ए आपको जो है वो एक लंबा एक मुश्किल क्वेश्चन लाजमी करना चाहिए जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि आपका जो हेड टू टेल रूल का जो क्वेश्चन वो है मामला, वो काफी स्ट्रांग हो जाए। हेड टू टेल रूल की जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। वो किस तरह से, वो देख लेते हैं। फर्ज करें कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि जनाब ये एक वेक्टर है, ये है जी, फर्ज करें फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट पे लग रहे हैं, 100 न्यूटन, या फर्ज करें डिस्प्लेसमेंट है, आप कहते हैं जी ये है 100 मीटर D1 डिस्प्लेसमेंट, फिर ये है जनाब 90 मीटर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, ठीक है कि नहीं, और फिर एक है जी 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप D3 कहें, इसको आप D2 कहें, ये एंगल 50 डिग्री है, और उसके बाद ये आपके पास आ गया जी 70 मीटर, इसको आप D4 कहें, ये एंगल आपके पास आ गया जनाब 35 डिग्री, और उसके बाद फिर ये है जनाब 60 मीटर, और ये एंगल आपके पास आ गया, समझें 55 डिग्री। नोट करें कि 40 प्लस 50 90 है, और ये नोट करें कि 35 प्लस 55 जो है 90 है। इसका मतलब है 600 मीटर की जो 60 मीटर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये टुवर्ड्स वाई एक्सिस है। और फिर फर्ज करें कि यहाँ पर एक और डिस्प्लेसमेंट, इसको आप D5 कह लें, इसे आप क्या कह लें, D5 कह लें, और फिर ये D6 है, ये आप कह लें जी 50 मीटर की है डिस्प्लेसमेंट, और परफेक्टली नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रही है। और फिर बल्कि इतना ही हम कर लेते हैं इनको, और हम इसको अब शुरू करते हैं बनाना। तो स्केल आप ले लें, सबसे पहले आप स्केल चुन लें कि स्केल क्या है। स्केल ये है कि आप ऐसा कर लें कि 10 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर ले लें, 10 मीटर को आप क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो ये D1 है ना, इसे बनाना है। सबसे पहले आपने किसे बनाना है, D1 को बनाना है, इस तरह से यूं 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच ली आपने, कितने 10 सेंटीमीटर, और ये रिप्रेजेंट किसे कर रही है, क्या नाम है, 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ आपने डॉटेड लाइन जरूर बनानी है, ठीक है कि नहीं है। बेशक अपना एरो आप बनाना चाहे ऐसे बना दें ताकि आप इंडिकेट करें कि मेरा वेक्टर एक्चुअली यहाँ खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ पर रखें प्रोटेक्टर ऐसे, ये एंगल 40 डिग्री है, यहाँ से आप 40 डिग्री का मार्क करें ऐसे करके। 40 डिग्री की जब आपने मार्क कर लिया तो यहाँ से दूसरा वेक्टर आप शुरू करेंगे जहां इसका हेड खत्म हो रहा है। देखें ये इसकी टेल थी, ये इसकी टेल थी, ये इसका हेड था, जहां इसका हेड खत्म हो रहा है वहां ये उसकी टेल शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहां से यूं आगे यूं ले जाएं तो ये 9 सेंटीमीटर का आपने बना दिया, ये आपका D2 बन गया। और इसके आगे हल्की सी आपने डॉटेड लाइन जरूर बनानी, ठीक है कि नहीं। डॉटेड लाइन बनाने के बाद अब चूंकि पेज का मुझे थोड़ा डर है कि कंप्लीट ना हो, तो मैं यहाँ पर, अच्छा ये बात भी आपने पहले डिजाइन कर लेनी है। देखो मिशन आपको रफली बता, इस डायग्राम को ऐसे बना लेना चाहिए था, बना रफ डायग्राम पहले बनाया करें कि ये D1 हो जाएगा, ये D2 ऐसे आ जाएगा, ये D3 ऐसे ऊपर इस तरह से आ जाएगा यूं, और फिर इस D3 के बाद ये D4 जो है वो ऐसे आएगा ये, और फिर ये जो D5 है ये ऐसे आएगा यूं, और फिर ये जो D6 है ये यूं आएगा, ठीक है कि नहीं। ये आप रफ डायग्राम लाजमी पहले बना लिया करें, और सोच लिया करें कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है वो 35 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है वो 55 डिग्री है।
इस तरह से आप पहले से ये बना लिया करें रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाने का बड़ा फायदा होता है, बंदे को पहले से आइडिया होता है कि मेरी डायग्राम बड़ी होगी तो मैंने पेपर में शुरू कर कैसे करना है। ये ना हो कि आपको 20 डायग्राम में ये रियलाइजेशन हो कि पेपर तो मेरा खत्म हो गया और वेक्टर्स मेरे अभी भी वो। तो टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये बात बहुत अच्छी है कि रफ डायग्राम पहले बना लेनी चाहिए। रफ डायग्राम हमेशा पहले बनानी चाहिए, इससे फायदा होता है, बंदे को बनाने से पहले काफी चीजों का आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद आप यहां पर प्रोटेक्टर रखें, ये एंगल 40 डिग्री का 50 डिग्री का एंगल मेजर करें और यहां से आप D3 बनाएंगे जो आपकी 8 सेंटीमीटर लंबी हुई। और मैं इसको जानबूझ के छोटा बना रहा हूं क्योंकि मुझे पेपर कंप्लीट करना है। फिर यहां से मैंने डॉटेड लाइन लगाई उसकी और यहाँ प्रोटेक्टर रखा और ये एंगल मैंने बनाया 35 डिग्री। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई। ये मेरी D1 हो गई, ये मेरी D1, D2, D3 और ये मेरा D4 हो गया, ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहां से इसको ऐसे ऊपर डॉटेड लाइन बनाई इसकी, यानी यहाँ वेक्टर ओरिजिनली खत्म हो रहा था, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाई, यहाँ प्रोटेक्टर रखी ऐसे करके और ये एंगल 55 का ये वाला एंगल मार्क किया, ये वाला जो ये वाला एंगल नहीं था, ये 55 और यूं मेरी D5 आई 6 सेंटीमीटर। और फिर उससे मैंने आगे D6 अपना सेंटीमीटर बना दिया। D6 जो था मेरा वो 5 सेंटीमीटर था। और फिर मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट यूं करके मैं रिजल्टेंट बना दूं। ये तो ये ग्राफिकल मेथड है और ये बंदे को आना चाहिए। अच्छा, दो वेक्टर्स की जो एडिशन है उसमें आप कोसाइन रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दो वेक्टर्स हैं उनकी एडिशन में आप क्या कर सकते हैं, दो आप कोसाइन रूल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कोसाइन रूल क्या होता है, मिसाल के तौर पे फर्ज करें ये एंगल 40, ये एंगल जो है ये फर्ज करें वैल्यू है, इसको आप कह लें जनाब 70 न्यूटन है और ये एक वेक्टर है ये 50 न्यूटन का और ये एंगल बीच में 40 डिग्री है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसा बनेगा, इसका क्या कैसा बनेगा, रिजल्टेंट इनका कैसा बनेगा आपको पता है कि अच्छा कभी भी आपने हेड्स को नहीं मिलाना। बाज बच्चे जो होते हैं वो दोनों के हेड्स को मिला देते हैं, ऐसे दोनों के हेड्स को मिला देने की उनकी बड़ी आदत होती है, ये गलत बात है, ठीक है, इस तरह नहीं कभी करना चाहिए। तो ये 70 न्यूटन और ये क्या है 50 न्यूटन और इनके दरमियान एंगल कितना है 40 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज देखो कि इसका रिजल्टेंट आप कैसे बनाएंगे। अब अगर आपने फर्ज करें कोई ग्राफिकल वर्क नहीं करना तो ये देखें ये 70 न्यूटन हो गया, यहां पर आप इसको शिफ्ट करें आगे लेकर आए और ये एंगल आपका 40 डिग्री है और ये वाला वेक्टर आपका 50 न्यूटन है। अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल आपका क्या होगा 140 डिग्री। इसे 180 से माइनस करें तो ये वाला एंगल आ जाएगा और रिजल्टेंट आपका क्या होगा टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, वो आपका यूं चला जाएगा। अब आप इस पे कोसाइन रूल लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, आपको याद है इस साइड का स्क्वायर फिर इस साइड का स्क्वायर फिर 2 इंटू 70 इंटू 50 और यहां आएगा कॉज ऑफ 140। क्या आएगा कॉज ऑफ 140 डिग्री। कॉज ऑफ 140 डिग्री नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव इस नेगेटिव को प्लस कर देगा और यूं फिर आप आर वर्कआउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये एंगल थीटा है, ठीक है कि नहीं। इस थीटा को निकालने के लिए आप साइन रूल यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आर ओवर साइन ऑफ 140 डिग्री इज इक्वल टू 50 ओवर साइन ऑफ थीटा। फिर आप साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लें, साइन थीटा ओवर 50 इज इक्वल टू आर ओवर साइन ऑफ 140 डिग्री। ये चीज इस तरह से, ठीक है कि नहीं। अच्छा मैं छोटी छोटी बातें करूंगा जो वेक्टर्स के हवाले से पास पेपर्स में पूछी हुई हैं, वो हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि ये अगर फर्ज करें कि ये एक वेक्टर है 12 न्यूटन का,
ठीक है कि नहीं, और ये उस एक दूसरा वेक्टर है 5 न्यूटन का, और इनके दरमियान जो थीटा है ना वो वेरिएबल है, यानी थीटा चेंज हो सकता है। थीटा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। अच्छा, इनके दरमियान रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 हो। ये वो केस होगा जब ये दोनों इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। अब जब ये दोनों इस तरह से एक्ट कर रहे हैं तो जो इनका रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 12 + 5 17 न्यूटन, और इनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा, इनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा जब इनका क्या कहते हैं, इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। यानी कि अगर फर्ज करें कि 12 न्यूटन यूं एक्ट कर रहा है और 5 न्यूटन यूं एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल 180 डिग्री होगा। 12 न्यूटन यूं एक्ट कर रहा है और 5 न्यूटन यूं एक्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री हो, तो फिर इनका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम होगा 12 - 5 7 न्यूटन, जिसको आप आर मिनिमम कहेंगे। तो एक सबसे पहला पॉइंट ये है, किसी भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू उनके सिंपल सम और उसके सिंपल डिफरेंस के बीच में होती है। उनका रिजल्टेंट कभी भी, इनका जो 5 और 12 न्यूटन का रिजल्टेंट है वो कभी भी 7 न्यूटन से कम नहीं होगा, 17 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा। ये एक सिंपल चेक है जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जो वेक्टर एडिशन की है वो आया दुरुस्त भी है या नहीं। ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वो दोनों वेक्टर्स जो हैं 12 और 5 न्यूटन के हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रिजल्टेंट। तो नीचे 4 चॉइसेस दी हुई होती हैं, A B C D। उनमें से 3 चॉइसेस ऐसी होती हैं जो उसी रेंज के अंदर होती हैं, मिसाल के तौर पे 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, ठीक है कि नहीं, 17 न्यूटन, और एक चॉइस ऐसी होती है जो इस रेंज से बाहर होती है, मिसाल के तौर पे 3 न्यूटन। तो जब वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रिजल्टेंट, which one of them cannot be their resultant, तो वो हमेशा इस तरह से आप उसको चूज कर सकते हैं कि वो रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन देयर सिंपल सम एंड देयर सिंपल डिफरेंस, उनके बीच में बेटा लाई करता। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात पेपर में इस तरह भी पूछी हुई थी कि उसने कहा जी कि ये डायग्राम ड्रॉन टू द स्केल नहीं है, ये डायग्राम ड्रॉन टू द स्केल नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम इस तरह से बनाई गई थी और आपसे क्वेश्चन ये किया गया था कि इनमें से कौन रिजल्टेंट, उसने कहा वन ऑफ देम इज द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि वन ऑफ देम इज द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू, विच वन ऑफ दीज रिजल्टेंट। तो बेटा जब भी सारे वेक्टर्स टेल टू टेल पड़े हुए हों, 2-3 वेक्टर्स, तो उनमें से रिजल्टेंट हमेशा मिडल वाला होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये रिजल्टेंट हो या ये रिजल्टेंट। उसकी वजह ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इनके मिडल से निकलेगा। ये मुमकिन ही नहीं कि आप एक बॉडी को इस तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं और इस तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं और वो जा इस तरफ रही हो। ये इम्पॉसिबल है, समझ में आने वाली बात नहीं है। और या इस तरह है कि आप किसी बॉडी को यूं फोर्स लगा रहे हो और वो यूं फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी इस तरफ को जाए, ये मुमकिन नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये डायग्राम ड्रॉन टू द स्केल नहीं है और ये 3 वेक्टर्स टेल टेल टचिंग की पोजीशन में पड़े हैं और वो कहता है इनमें से एक बाकी 2 का रिजल्टेंट है, तो सेंटर वाला ही बाकी 2 का रिजल्टेंट होगा। इसके अलावा एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये था कि उसने ना कहा जी कि मैं ये एक रिंग है, एक व्हील है, मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन का और मैं फोर्स लगा रहा हूँ 3 न्यूटन का, और फिर उसने ऑप्शंस दी हुई थी कि इनमें से किस के साथ मैंने सही बताया है रिजल्टेंट। इस तरह करके उसने डायग्राम्स बनाई हुई थी। आप ये याद रखें कि उसने ना एक 5 न्यूटन इस तरह दिखाया हुआ था, एक गालिबन 5 न्यूटन इस तरह दिखाया हुआ था और एक 5 न्यूटन इस तरह से दिखाया हुआ था। बेटा आप इनको जरा पीछे अगर ऐसे प्रोसीड करें तो रिजल्टेंट हमेशा उस पॉइंट पे कट करता है जहां पर बाकी उनके उसके बाकी वेक्टर्स जिनकी एडिशन से वो बना है वो कट करते हैं। इस तरह कभी भी नहीं होगा कि 3 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन और 4 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन और हो और रिजल्टेंट उन्हें किसी और जगह क्रॉस कर रहा हो। इस तरह कभी भी नहीं होता। या ऐसे कभी भी नहीं होता कि ये देखें रिजल्टेंट अब कहीं और कट कर, ऐसा नहीं होता।
रिजल्टेंट को भी अगर आप उसको खींच के लंबा करें तो वो भी उसी जगह पर आके कट करता है जहां वो वेक्टर्स कट करते हैं जिन्हें ऐड किया जाता है। एक और छोटी सी डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, तो पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है, ये एक और वेक्टर है, इसको v1 कह लें, इसे v2 कह लें, इसे v3 कह लें, तो ये v1 जहां ये खत्म हुआ वहां से v2 शुरू हुआ, जहां से v2 शुरू हुआ वहां v3 शुरू हो गया। अब जनाब टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट अगर देखें तो ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, ये रिजल्टेंट, ठीक है कि नहीं। अब ये रिजल्टेंट है v1 v2 v3 का, और v1 v2 v3 क्या है, वो इसके कंपोनेंट्स v1 and v2 and v3 are components of vr and vr is their resultant, ठीक है कि नहीं, ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आप ये चीज देखें, अगर दो वेक्टर्स इस तरह के हों कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, और फिर ये रिजल्टेंट आप बनाएं ऐसे, तो फिर क्या होता है, फिर ये कि वी आर इज रिजल्टेंट ऑफ v1 and v2, v1 and v2 are components of vr, and since they make an angle of 90 degree with each other, since they make an angle of 90 degree with each other, these components are called rectangular components. Since they make an angle of 90 degree with each other, since they make an angle of 90 degree with each other, they are called rectangular components. और एक आखिरी बात जो मैंने आपको बतानी है, जिस पर मैं अपना ये लेक्चर खत्म करूंगा, वो आखिरी बात बेटा ये है कि अगर कोई डायग्राम यूं बनी हुई है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और इस पर उसने आपसे कहा है कि ये एक वेक्टर है v1 और ये एक और वेक्टर है v2, और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल है 40 डिग्री, और ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड है, इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड है और ये v2 जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो इसमें इसको आप इसका रिजल्टेंट कैसे बना सकते हैं, इसको आप इसका रिजल्टेंट कैसे बना सकते हैं बेटा। इस डायग्राम में एक बात है कि आपने इस डायग्राम को कभी भी खुद से ऐसे नहीं कर लेना। आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है, 70 डिग्री। आपके जी मैंने इनके दरमियान जो एंगल था वो तो वही 10 जो था वही रहने दिया है, 70 रहने दिया है। आप एक डायग्राम जिसमें ये दो वेक्टर्स हैं, खुद से उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर के साथ, ये पेज है आपका, आपने v1 बनाना है तो ये आपके पेज पे यूं बन जाएगा, यहाँ बनाना है यूं, आप इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, मगर आप इसकी ओरिएंटेशन नहीं चेंज करेंगे। इसकी ओरिएंटेशन अगर क्वेश्चन में y एक्सिस के साथ 30 डिग्री थी, आप भी इसको यहाँ भी 30 डिग्री का बनाएंगे। अगर यहाँ बनाना है तो 30, यहाँ बना तब भी एंगल 30, ये एंगल भी 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 30। और अगर आपने इस पूरी पेपर के ऊपर v2 कहीं बनाना है, आप v2 को ड्रैग करना चाहते हैं, इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे ही शिफ्ट होगा, इसकी ओरिएंटेशन नहीं शिफ्ट होगी। आपके पेपर पर आपने v2 कहीं पे भी बनाना है बनाएं, मगर इस हालत में बनाएंगे, उसका जो ये वाला एंगल है y एक्सिस के साथ, ये 40 डिग्री ऐसे ही दिखाएंगे जैसे कि ओरिजिनल डायग्राम में था। जब आपको कहा जाता है कि आप इनका रिजल्टेंट बनाएं, तो आप इनका रिजल्टेंट इस तरह से बनाएंगे कि ये आप v1 दिखाएंगे यहाँ पर यूं, और ये आप इसका एंगल 30 डिग्री दिखाएंगे यूं, क्योंकि ओरिजिनल में ये 30 डिग्री था। अब आप जहाँ v1 खत्म हो रहा है वहां एक छोटा सा x एक्सिस और y एक्सिस एक और बना लें, जहाँ v1 खत्म हो रहा है वहां छोटा सा x एक्सिस और y एक्सिस दोबारा बना लें, और इस v2 को उठाकर यहाँ से यूं शो कर दें ऐसे, और इसका ये वाला एंगल आप 40 डिग्री ही बनाएंगे, जो एंगल उसका यहाँ था वही एंगल यहाँ बनाएंगे, और v2 और लेंथ उसी हिसाब से होगी
क्योंकि जो v1 की लेंथ होगी v2 की लेंथ उससे डबल होगी, इसलिए डबल होगी क्योंकि वो 20 मीटर पर सेकेंड और ये 10 है। और फिर जो रिजल्टेंट है वो कैसा बनेगा, वो टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। बेटा ये था मेरा वेक्टर एडिशन के हवाले से लेक्चर नंबर 1। अभी वेक्टर्स पर मेरे लेक्चर्स और मैं बनाऊंगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी और सिंपल वेक्टर एडिशन के हवाले से और कुछ बातें, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन और प्लस फिर रिजॉल्विंग के हवाले से। तो ये है था आज का सारा सूरत हाल।